हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। तो देखिए भाई, 6 जून का जो आपका एग्ज़ाम है आरआरबी एनटीपीसी का, वो हो चुका है। तो इस क्लास में हम फर्स्ट शिफ्ट का जो सॉल्यूशन करेंगे, जी के जीएस के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देख लेंगे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। तो आपका भी एग्ज़ाम है एनटीपीसी का आने वाले दिनों में, तो आपके लिए ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी भाई। ठीक है, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया है तो, क्योंकि ये आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है भाई, तो चलिए देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन, और अपने रिव्यूज़ जो हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा था। हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी ये क्लास भाई, हिंदी वालों को भी दिक्कत नहीं आएगी, इंग्लिश वालों को भी नहीं आएगी। ठीक है, तो मैंने बाइलिंगुअल रहेगी ये क्लास, बाइलिंगुअल। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई। विच टाइप ऑफ सॉइल हैज़ द हाइएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो किस प्रकार की मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। तो ये क्ले जो सॉइल होती है वो होती है रेगूर सॉइल भी बोलते हैं, ब्लैक सॉइल भी बोलते हैं, और डेक्कन प्लेटो में मिलती है ये, डेक्कन प्लेटो। और किसके लिए ज़्यादा उपयोगी होती है, कपास की खेती के लिए, कपास के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, क्ले सॉइल ऑप्शन में शायद ब्लैक सॉइल था, क्ले सॉइल था, ये इनमें से तीनों में से एक था। ठीक है भाई, तो इनमें से सबसे ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है इसी सॉइल में, तीनों का एक ही नाम है। ठीक है, तो क्ले सॉइल भी आ सकता है, रेगूर सॉइल भी आ सकता है नेक्स्ट वाली शिफ्ट में, ब्लैक सॉइल भी आ सकता है। तो ये ध्यान रखना है आपको, कपास की खेती के लिए इंपॉर्टेंट है ब्लैक सॉइल। ठीक है, कॉटन और डेक्कन प्लेटो में बहुत ज़्यादा है ये। ठीक है, और ये ब्लैक सॉइल जो बनी है किससे बनी है, लावा से बनी है ये। ठीक है, जो अर्थ के अंदर से जो लावा आता है उसकी वजह से ये जो है ब्लैक सॉइल बनी है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। कैनेज फेस्टिवल हेल्ड इन, तो कैनेज फेस्टिवल हुआ है कहाँ पे हुआ है। तो 78 जो है एनुअल कैनेज फेस्टिवल है, इस बार कहाँ पे हुआ है ये। तो 13 से 24 मई 2025 को फ्रेंच में हुआ है, फ्रांस में। ठीक है, कैनेज फेस्टिवल, ये गलत है भाई, कैंस फेस्टिवल है, हिंदी वाला कुछ अलग ही दे रखा है। ठीक है डियर लर्नर्स, तो कैंस फेस्टिवल कहाँ पे हुआ है, फ्रांस में हुआ है, 78वां था इस बार का, और एनुअल जो है फेस्टिवल है ये, फिल्म फेस्टिवल, 13 से 24 जो है मई के बीच में हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या क्वेश्चन पूछा गया है। 105 105वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिलेटेड टू, तो किससे संबंधित है भाई, 105वां संविधान संशोधन। तो इसमें क्या है भाई, ये जो एक्ट है जो है 105वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 2021 में हुआ था, और ऑल्सो नोन एज रिस्टोर द पावर, इसका काम इसमें क्या हुआ क्या था, रिस्टोर द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरीज टू आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, इंक्लूडेड डिटरमाइनिंग विच कम्युनिटीज़ क्वालिफाई एज ओबीसी विद इन दियर रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन। तो 105वां जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2021 में, जिसे संविधान का 105वां संशोधन अधिनियम के रूप में जाना जाता है, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों SEBC की पहचान करने और वर्गीकृत करने के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की शक्ति का को पुनरुत्थान करता है। ये इंपॉर्टेंट है, पुनरुत्थान। इसमें यह निर्धारित करना शामिल है कि कौन से समुदाय अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र के भीतर OBC अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में योग्य हैं। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है, दोनों में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है भाई, मेनली इसका जो काम था 105 का, रिस्टोर करता है पावर ऑफ द स्टेट्स, स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरीज की, टू आइडेंटिफाई द क्लासीफाई जो है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को, SEBC के जो क्लासेस हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, परसेंटेज ऑफ द पॉवर्टी इन इंडिया इन पॉवर्टी इंडेक्स 2023-2024। तो परसेंटेज क्या है पॉवर्टी का इंडिया में पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार, तो ये है 4.9%। ठीक है भाई, याद रख ले, नेक्स्ट में रिपीट हो सकता है ये। आर्टिकल 31B रिलेटेड टू, तो फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आर्टिकल 31B किससे रिलेटेड है, तो आर्टिकल 31B इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इंसर्टेड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, पहला जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसमें इंसर्ट किया गया था 1951 में। वैलिडेट द सर्टेन लॉज दैट आर इंक्लूडेड इन 9th स्केड्यूल, ये वैलिडेट करता है सर्टेन लॉज को जो इंक्लूड किए गए हैं 9th स्केड्यूल में। इसका मतलब क्या है, दैट वाज प्लेस्ड इन द 9th स्केड्यूल आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग
challenged in court on the ground that they are violate any fundamental rights। ठीक है, तो ये प्रोटेक्ट करता है कि जो लॉ 9th शेड्यूल में है, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहे हैं तो भी। ठीक है, तो 1951 में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा डाला गया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 बी 9वीं अनुसूची में शामिल कुछ कानूनों को मान्य करता है। इसका मतलब यह है कि 9वीं अनुसूची में रखे गए कानूनों को इस आधार पर अदालत में चुनौती देने से बचाया जाता है कि वे किसी भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए, रिपीट भी हो सकता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, दूसरे एग्जाम्स में भी पूछा गया है, एसएससी में भी। ठीक है भाई, तो इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है डियर लर्नर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा है भाई। तो एक मिनट रुकिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या पूछा गया है। तो व्हाट इज़ द व्हाट इज़ द टारगेट ऑफ इंडियाज़ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाई 2030। तो 2030 तक भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य क्या है। तो ये क्या है भाई, इंडिया एम टू अचीव 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। दिस टारगेट वॉज सेट एज अ पार्ट ऑफ इंडियाज प्लेज एट COP26 जो ग्लासगो में हुई थी। उसमें ये प्लेज ली थी इंडिया ने टू रिड्यूस एमिशन एंड रीच नेट जीरो एमिशन बाय 2070। तो 2070 तक हम नेट जीरो एमिशन बन जाएंगे। ठीक है, तो 500 गीगावाट का नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी कैपेसिटी बन जाएंगे हम 2030 तक। हमने ये टारगेट लिया था कहाँ पे, COP26 में ग्लासगो में जो हुई थी। इतना आपको ध्यान रखना है, हिंदी में आप पढ़ सकते हैं इसे। ठीक है, भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता हासिल करना है, और यह लक्ष्य ग्लासगो में COP26 में उत्सर्जन को कम करने और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने, नेट जीरो एमिशन जो होता है, भारत की प्रतिज्ञा के हिस्से के रूप में निर्धारित किया गया था। ठीक है भाई, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेट जीरो एमिशन भी याद रखें 2070 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट केम इनटू फोर्स। तो जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है कब आया था, तो ये 19 नवंबर 1986 को आया था, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, तो पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट, एम टू प्रोटेक्ट, इसका एम क्या था, प्रोटेक्ट इम्प्रूव द एनवायरनमेंट, प्रोटेक्ट करना एनवायरनमेंट को और इम्प्रूव करना। एनेक्टेड इन द वेक ऑफ भोपाल ट्रेजडी हुई थी, उसके बाद लाया गया था ये, जो भोपाल ट्रेजडी हुई थी भाई, के बाद ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था। ठीक है, डेट याद रख लें आप, 19 नवंबर 1986 को। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वार एक्सरसाइज साइक्लोन तो कंडक्टेड बिटवीन विच कंट्रीज़। तो युद्धाभ्यास चक्रवात किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है। तो साइक्लोन जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और इजिप्ट के बीच में होती है। ठीक है भाई, एनुअल एक्सरसाइज है। और एक डिज़र्ट साइक्लोन भी होती है, डिज़र्ट साइक्लोन, ये यूएई और इंडिया के बीच है, यूएई और इंडिया। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है, ये पूछ सकते हैं डिज़र्ट साइक्लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया था, व्हाट वाज द थीम ऑफ इंडियन नेवी डे इन 2024। तो 2024 में भारतीय नौसेना दिवस का विषय क्या था, थीम क्या थी। तो ये थीम थी भाई, स्ट्रेंथ एंड पावर थ्रो इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन, स्ट्रेंथ एंड पावर थ्रो इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन। तो ये इसका भाई ये था थीम 2024 में, नवाचार एंड स्वदेशीकरण के माध्यम से शक्ति और शक्ति है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिलीजन अडोप्टेड बाय कनिष्का द किंग ऑफ कुषाण डायनेस्टी। कुषाण डायनेस्टी के जो किंग थे कनिष्का, उन्होंने कौन सा धर्म जो है अपनाया था, तो बुद्धिज़्म को अपनाया था। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल भी इन्हीं के टाइम में हुई थी 78 AD में। कहाँ पे, कश्मीर में, कुंडलवन में, कश्मीर कुंडलवन। इतना आपको ध्यान रखना है। अश्व घोष ने प्रिसाइड किया था, अश्व घोष। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया था, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग नॉट द मॉडरेट लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो नरम दल और गरम दल के जो नेता थे उनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है मॉडरेट लीडर नहीं था इंडियन नेशनल कांग्रेस के टाइम पे। ठीक है, तो अरविंदो घोष भाई गरम दल के नेता थे ये, तो ये मॉडरेट लीडर नहीं थे। बाकी गोपाल कृष्ण गोखले
दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी आपसे पूछ सकते हैं नेक्स्ट वाली शिफ्ट में। दादा भाई नौरोजी ये नरम दल के नेता थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया था। विच माइलस्टोन अचीव्ड बाय विराट कोहली इन 2025 आईपीएल। अभी 2025 में ही आईपीएल दो जो हुए हैं, विराट कोहली ने एक उपलब्धि हासिल की है। तो क्या उपलब्धि है जो हासिल की है? 2025 के आईपीएल सीजन में विराट कोहली ने आईपीएल इतिहास में कुल 1000 चौके और छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बनने का जो है उपलब्धि हासिल की है, और जिसने रिकॉर्ड बुक में अपनी जगह पक्की की है। तो ये क्वेश्चन आया करंट से, ठीक है। और आरसीबी ने ही जीता है इस बार का आईपीएल पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है भाई। व्हेन वाज द स्पेशल राइट्स एंड प्रीवी पर्स एंजॉयड बाय द प्रिंसली स्टेट्स वर अबॉलिस्ड। तो रियासतों को प्राप्त विशेष अधिकार और प्रीवी पर्स कब समाप्त किया गया था? तो ये 26वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1971 में, तब ये इसे अबोलिस्ट किया गया था, ठीक है भाई। प्रीवी पर्स क्या है? भारतीय रियासतों के पूर्व शासकों को किए गए भुगतान 1971 में भारतीय संविधान के 26वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिए गए थे। भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित इस संशोधन ने संविधान के अनुच्छेद 291 और 362 के तहत इन शासकों को गारंटीकृत विशेष वित्तीय और अन्य विशेषाधिकारों को हटा दिया। लोकतांत्रिक भारत में समानता को बढ़ावा देने और सामंती विशेषाधिकारों को खत्म करने के अपने प्रयासों के तहत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संशोधन का समर्थन किया था, ठीक है। इतना आपको पता चाहिए भाई, और ये तो पता होना ही चाहिए ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ठीक है। इतना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 26 1971 आपसे पूछ सकते हैं नेक्स्ट जो है आपके शिफ्ट में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई अगर नहीं किया है तो, और अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें कि क्लास कैसी लग रही है आपको, ठीक है, और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, ठीक है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो आए हैं वो ले लिए हैं मैंने सारे, इनसे काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगर इसमें कुछ हम एक्सप्लोर थोड़ा एक स्टेप एडवांस भी जा रहे हैं कि एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग गिवन 19th रामनाथ गोयनका अवार्ड 2025। तो देखिए भाई जो रामनाथ गोयनका अवार्ड है ये 19th जो ये दिल्ली में हुआ है, और 27 जो है विनर्स हैं जिनको ये मिला है, ठीक है भाई, 19 मार्च को। अब इसमें 27 को मिला है, अब इसमें से पता नहीं कौन सा पूछा था, आप एक बार देख लें ये, ठीक है। गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं आप खुद भी, एक बार थोड़ा सा ऊपर ऊपर से नज़र मार लें, ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए कि अगर कोई एग्ज़ाम में आ गया तो सीधा टिक हो जाए वो। तो अवार्ड से क्वेश्चन आ रहे हैं तो अवार्ड आपको पता होना चाहिए जो इम्पोर्टेंट अवार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या पूछा गया था। इन 2024 हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड इन मैन विनर। तो कौन था भाई 2024 में हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार का विजेता पुरुष श्रेणी में कौन था? तो इंडियन हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्या है भाई, अवार्ड से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। विच वन करेक्ट अबाउट पी ब्लॉक एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। तो आवर्त सारणी में पी ब्लॉक तत्व के बारे में कौन सा सही है? तो पी ब्लॉक एलिमेंट आर दोज लोकेटेड इन ग्रुप 13 to 18 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो ग्रुप 13 से 18 के बीच में होते हैं ये पीरियोडिक टेबल में, एंड देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर इन द पी ऑर्बिटल्स। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके पी ऑर्बिटल्स में होते हैं। एंड डाइवर्स ब्लॉक इंक्लूड्स मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स भी होते हैं इसमें, नॉन मेटल्स भी होते हैं, और मेटलॉइड्स भी होते हैं। एंड देयर प्रॉपर्टीज़ आर वेरी सिग्निफिकेंटली अक्रॉस द ब्लॉक। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, एस पी डी एफ, एस पी डी और एफ, इन चारों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें गूगल से, अगर नहीं पढ़ा है तो। अगर आपका अभी एग्ज़ाम है कल या परसों में तो आप फटाफट से देख लें, 2 मिनट का टाइम लगेगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। हाउ मैनी एक्सप्रेस वेज लाइन्स विल कंप्लीट इन 2025। तो 2025 में कितने एक्सप्रेस वे लाइन पूरी हो जाएंगी? तो 11 जो है हाईवेज कंप्लीट हो जाएंगे, एंड एक्सप्रेस वेज आर एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड टोटलिंग जो है 5467 किलोमीटर लेंथ। दीज प्रोजेक्ट्स आर पार्ट ऑफ द बॉर्डर नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट
इनका एम क्या है? टू ऐड 18,637 किलोमीटर एक्सप्रेस वेज बाई 2025। तो 2025 में 11 राजमार्गों और एक्सप्रेस वे के पूरा होने की उम्मीद है, जिनकी कुल लंबाई 5,467 किलोमीटर है। ये परियोजना व्यापक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य 2025 तक 18,637 किलोमीटर एक्सप्रेस वे जोड़ना है। ठीक है भाई, तो ये चीज़ पढ़ लें भाई आप। तो इसका जो आंसर था 11 था, जो ऑप्शंस में दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, डिजर्ट नेशनल पार्क लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये देखिए, मैंने कल भी बताया था, ये क्वेश्चन एक आया था, तो मैं आपको बता रहा था डिजर्ट नेशनल पार्क पूछ लेंगे, वो आज की शिफ्ट में पूछ लिया 6 वाली में, 6 जून में। ठीक है, आप मेरी 5वीं जो है 5 जून वाली जो देखेंगे एनालिसिस की, उसमें मैंने बता रखा है। तो ये राजस्थान में है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बहुत मिलती है भाई इसमें, डिजर्ट नेशनल पार्क में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा था। वेस्टर्न घाट इज़ ऑल्सो नोन एज, तो मालाबार कोस्ट, ये वेस्टर्न घाट है आपका, इधर वाला ये ईस्टर्न घाट है। तो ये मैं जो वेस्टर्न घाट है इसको मालाबार कोस्ट भी बोलते हैं, मालाबार कोस्ट। और इधर वाले को कोरोमंडल पूछ सकते हैं आपसे नेक्स्ट वाले एग्ज़ाम में। ठीक है, कोरोमंडल न किसी शिफ्ट में पूछ लेंगे, कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, और इसे मालाबार कोस्ट, कोंकण कोस्ट भी कहते हैं, तो दोनों में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट इज ऑल्सो नोन एज मलाबार कोस्ट, कोंकण कोस्ट। और इधर आ जाए तो ईस्टर्न घाट का पूछ ले तो कोरोमंडल कोस्ट। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है भाई, इंडिया भूटान बॉर्डर लाइन कनेक्ट्स विद इंडिया। तो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप जो है भूटान और इंडिया के बीच में है, इससे बॉर्डर लाइन कनेक्ट है। ठीक है, इतना ही पूछा गया था, ऑप्शन में ये दे रखा था, तो ये सही है इसका आंसर। गोंड पेंटिंग के बारे में पूछ रखा है भाई, तो ये एक गोंड चित्रकला मध्य भारत के, विशेष रूप से मध्य प्रदेश में गोंड आदिवासी समुदाय द्वारा बनाई गई लोक कला का एक जीवंत और अभिव्यंजक रूप है। यह बोल्ड रंगों, जैमितिक पैटर्न जो है, देखो यहाँ पे देख लेते हैं, बोल्ड कलर्स हैं, ज्योमेट्रिक पैटर्न है इसमें, और डिपिक्शन ऑफ नेचर, माइथोलॉजी और डेली लाइफ के सीन्स हैं इसमें। ठीक है, गोंड पेंटिंग यहाँ पे मध्य प्रदेश में गोंड ट्राइब इसे बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हेन अ बॉडी ऑफ मेटल इज हीटेड देन व्हाट हैपेंड इन इट? जब किसी मेटल के बॉडी को गर्म किया जाता है तो क्या होता है उसमें? तो ये था भाई इसका, एटम्स और मॉलिक्यूल्स विद इन बिगिन टू वाइब्रेट फास्टर। ठीक है, जो एटम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर, बॉडी के अंदर, वो वाइब्रेट होने लगते हैं बहुत तेज़, विच लीड्स टू इंक्रीज इन देयर काइनेटिक एनर्जी, जिससे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा था। द मेन रीजन ऑफ चेंज इन मानसून, जो मानसून पैटर्न है उनमें चेंज क्यों होता है भाई? ये तो कॉमन, इसका तो आंसर आप सभी को पता होगा, क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्रीन हाउस जो गैसेज हैं उनकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस जितनी उत्सर्जन होंगी उससे क्लाइमेट चेंज होगा। क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसम, मानसून जो होगा उसके पैटर्न में चेंज होगा, कहीं पे ज़्यादा होगा, कहीं पे कम होगा। जहाँ पे पहले ज़्यादा आता था वहाँ पे कम आने लग गया, जहाँ पे आता ही नहीं था वहाँ पे और ज़्यादा आने लग जाएगा। ठीक है, तो ये मानसून में चेंज क्लाइमेट चेंज की वजह से ही हो रहा है। ठीक है, तो ये तो जो है आपका क्लाइमेट चेंज ही है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। हु वॉज द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत ड्यूरिंग मंगोल अटैक 1299 से 1301 के बीच में मंगोलों का अटैक हुआ था दिल्ली पे। तो उस समय जो है दिल्ली सल्तनत का रूलर कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे हुआ था। 2 टाइम्स मंगोल्स ने जो है अटैक किया था दिल्ली पर। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, पीछे कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। ऑपरेशन ब्रह्मा एसोसिएटेड विद, तो ऑपरेशन ब्रह्मा के बारे में पूछ लिया है, किससे एसोसिएटेड है? तो ऑपरेशन जो ब्रह्मा है ये एक ऑनगोइंग डिजास्टर रिलीफ है, रेस्क्यू ऑपरेशन है। ठीक है, अंडरटेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट रिस्पांस टू म्यांमार में जो अर्थक्वेक आया था उसके रिस्पांस में चलाया था इंडियन गवर्नमेंट ने। ठीक है, ऑपरेशन ब्रह्मा, इतना आपको पता होना चाहिए। और 1-2 ऑपरेशंस और हैं जो अभी आपको याद रखने हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर भी याद रखना है आपको। ठीक है, तो जो ऑपरेशन इंडियन नेवी ने चलाए हैं वो मोस्टली पूछता ही है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं भाई, जितने फर्स्ट शिफ्ट में पूछे थे। तो आपको कैसी लगी क्लास ये आपको बताना है, बाकी अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली क्लासेस के लिए। और देखिए भाई, जो बच्चे एसएससी का एग्ज़ाम इस बार का देने वाले हैं सीजीएल का, वो पीवाईक्यू मैंने डाल रखे हैं सारे पीवाईक्यू की क्लासेस, आप उन्हें देख सकते हैं।
ठीक है, इसे मैं इसलिए जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि हमारा फास्ट रिवीजन हो जाएगा। हम क्वेश्चंस देख रहे हैं, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन भी करा रहा हूँ। ये जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपके पास भी टाइम कम है। आप 2 से 3 बार देख लें 1.5 की स्पीड पे, है ना? बहुत ज़्यादा ऐसे ही नहीं है कि क्वेश्चन में खो जाएँ। फटाफट देख के क्लास को ख़त्म करें, 2 से 3 बार देख लें, चीज़ें याद हो जाएँगी। अगर नेक्स्ट आपकी शिफ्ट में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ तो आप कर ही दोगे, नहीं हुआ तो फिर थोड़ा बहुत तो आइडिया हो जाएगा। ठीक है? तो ये चीज़ें, हमें इस पे बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है, हमें उतना ही पढ़ना है जितना रिक्वायर्ड है एग्ज़ाम के लिए। तो हमें थोड़ा आइडिया मिल गया कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछ रहा है। ठीक है भाई, बाकी अगर एफर्ट पसंद आए हमारे, ये सब आपके लिए ही हो रहा है, आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। ठीक है, जो आपके लिए क्लास बनाई जा रही है, और मैं CGL के, CHSL के और NTPC के जितने भी अब आगे वाली शिफ्टों के एग्ज़ाम्स होंगे, सबका सॉल्यूशन मैं ले आऊँगा। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, नहीं तो आप रह जाएंगे वंचित भाई। ठीक है, और बिल्कुल हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ते हैं और PYQ ही देखते हैं हम, बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए भाई, यहीं पे हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद।